गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम की ऑनलाइन क्लासेस में अपने फर्स्ट जो अपनी क्लास हुई उसमें अपने बात की थी एक्सप्रेशन की, टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस। आज अपने बात करेंगे एक्सप्रेशंस टीचिंग। कुछ लोग कहते हैं कि अभिव्यक्ति के लिए शिक्षण आवश्यक नहीं है, बल्कि शिक्षण के लिए अभिव्यक्ति आवश्यक है। ठीक है, जो अपने कोई भी टीचिंग का काम करेंगे उसके लिए क्या है, अभिव्यक्ति होना बहुत ज़रूरी है। अभिव्यक्ति मनुष्य की सहज क्रिया है। अभिव्यक्ति मनुष्य की सहज क्रिया है, प्राकृतिक आवश्यकता है। जैसे दुख में व्यक्ति अपनी रुलाई नहीं रोक सकता, सुख में मुस्कान, ठीक उसी प्रकार अभिव्यक्ति भी सहज रूप से हो ही जाती है। ठीक है, इसमें जो मेन जो बात बता रहा है कि यही है कि इसमें जो अपना अभिव्यक्ति एक्सप्रेशंस है उसमें क्या है कि अपने कोई भी काम है उस चीज़ को अपने अभिव्यक्त करते हैं, जो अपनी फीलिंग्स होती है उनको अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, जीवन के सामान्य अवसरों पर अभिव्यक्ति सहज रूप से हो जाती है, किंतु विद्यालय जीवन में इसके लिए प्रयत्न उपेक्षित है। अपने जो अभिव्यक्ति जो करना सीखते हैं वो अपने स्टार्टिंग से घर से ही शुरू हो जाता है, लेकिन जो विद्यालय स्तर पे जाके अपने जो कुछ चीज़ें सीखते हैं उसमें विद्यालय में अभिव्यक्ति शिक्षण के लिए किए गए प्रयत्न सामान्य जीवन में भी अभिव्यक्ति को प्रभावित करते हैं, क्योंकि अभिव्यक्ति एक कौशल है और इस कौशल के अधिकाधिक विकास के लिए विद्यालय में सुनियोजित प्रयत्न किए जाने चाहिए। ठीक है, कक्षा अंतर्गत प्रयत्न। विद्यालय यदि समाज का लघु रूप है तो कक्षा समाजीकरण का सबसे सशक्त प्रशिक्षण केंद्र है। कक्षा में मौखिक और लिखित दोनों प्रकार की अभिव्यक्ति के विकास के लिए पर्याप्त अवसर हैं। यदि हम उनका लाभ उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। ठीक है, अच्छी कक्षा वह है जिसमें अध्यापक और छात्रों के बीच संवाद की स्थिति अधिगमन के लिए अनुकूल वातावरण बनाती है। बहुत सी बार हम बालक को प्रश्न पूछने, जिज्ञासाएं और शंकाएं प्रकट करने से रोकते हैं, शायद इसलिए क्योंकि हमें यह निराधार भय सताता रहता है कि यदि बालक प्रश्न पूछेगा तो कक्षा का अनुशासन बिगड़ सकता है। ठीक है, कई बार टीचर्स जो होते हैं वो क्या है कि इस पर्पज से भी बच्चों को रोकते हैं कि जो क्लास चल रही है वो उसका जो रिदम चल रहा है वो खराब नहीं हो। और लगभग टीचर यही कोशिश करते हैं कि आपको जो भी क्वेश्चन पुट करने हैं वो आप जब टॉपिक एंड हो जाए उसके बाद आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अनुशासन की आड़ में अध्यापक जी अपनी विषय वस्तु संबंधी तैयार न होने की स्थिति पर पर्दा डाल रहे हों। जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि बालकों की प्रश्न पूछने से रोकना उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। लेकिन कोई भी टीचर है उसको ये नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन पूछने के लिए मना करे बच्चे को। क्वेश्चन पूछने से ही बच्चे की शंकाएं दूर होती है और उस टॉपिक से रिलेटेड उसके जो कन्फ्यूजन्स होते हैं वो दूर होते हैं। तो इसलिए प्रश्न पूछने के लिए कभी भी बालक को मना नहीं करना चाहिए, लेकिन पर्टिकुलर बालक को भी ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि उसे कब क्वेश्चन पूछना है। टॉपिक चल रहा है उसके बीच में अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो उससे क्या है कि क्लास डिस्टर्ब होती है। तो प्रश्न अनुकूलता ही ज्ञान का बीज है। यदि प्रश्न नहीं पूछेंगे तो ज्ञान की मात्रा आगे कैसे बढ़ेगी। यदि आप चाहते हैं कि कक्षा शिक्षण प्रक्रिया का उपयोग आप छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में हो तो बालक को खूब प्रश्न पूछने दीजिए। आप भी पूछिए, प्रश्नों का वितरण पूरी कक्षा में कीजिए। संकोची तथा मंद गति से सीखने वाले बालकों को प्रोत्साहित कीजिए और फिर देखिए किस प्रकार एक
जीवंत कक्षा के अध्यापक होने का गर्व आप अनुभव करेंगे। अब जिसमें कुछ बालक जो होते हैं वो क्वेश्चन नहीं पूछते, ठीक है, वो जो पढ़ा दिया उसी को ही बस ठीक है पढ़ लिया। लेकिन कुछ बालक होते हैं जिनकी क्यूरियोसिटी होती है, उनको क्वेश्चन अगर उनके कोई शंका होती है तो वो उस चीज़ को पूछ लेते हैं। लेकिन जो बालक नहीं पूछते हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए टीचर के द्वारा कि भाई आप भी कुछ पूछा करो, आपके कुछ कन्फ्यूजन नहीं है क्या। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक अच्छी क्लास का निर्माण करती है। लिखित अभिव्यक्ति की जांच गृह कार्य द्वारा होती है, लेकिन अनेक बार देखा गया है कि गृह कार्य में बालक रुचि नहीं लेते। इसका यह अर्थ नहीं कि वे गृह कार्य करके नहीं लाते, वे या तो अभिभावकों की मदद से गृह कार्य करके लाएंगे अथवा किसी सहपाठी की कॉपी से नकल कर लेंगे या कुंजी देखकर हूबहू उनकी नकल कर लाएंगे। इस प्रकार गृह कार्य न करके लाने के दंड से वे बच जाएंगे, किंतु गृह कार्य के मुख्य उद्देश्य लिखित अभिव्यक्ति का विकास की पूर्ति नहीं होगी। अगर कोई भी बच्चा, मान लो आप छोटी क्लासेज में किसी बच्चे को आपने होमवर्क दिया है और वो अपना होमवर्क नहीं करके लाता है, या करके तो ले आता है लेकिन साथ वाले की कॉपी से कर लिया या खुद से उसने कुछ नहीं किया उसमें, तो वो उससे क्या है कि दंड से तो बच जाएगा, लेकिन क्या होगा, जो उसकी लिखित अभिव्यक्ति की जितना इम्प्रूवमेंट होना चाहिए उतना उसमें नहीं हो पाएगा। अतः अध्यापक को गृह कार्य देकर ही अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं समझनी चाहिए, बल्कि उसे छात्र से पूछकर आश्वस्त हो जाना चाहिए कि गृह कार्य के रूप में जो प्रश्न दिए गए छात्र उनका उत्तर जानते भी हैं या नहीं। यदि इतना कर लिया जाए तो समझिए आपने छात्र को स्वयं गृह कार्य करने का मार्ग खोल दिया। ठीक है। अब अपने कौन कौन सी क्रियाएं करके, कौन कौन सी एक्टिविटी करवा के अपने जो इनकी अलग अलग टाइप की, जो अपने तीनों प्रकार की अभिव्यक्ति की टाइप है, उनको सुधार सकते हैं। इसमें फर्स्ट आपका है मौखिक अभिव्यक्ति के विकास हेतु अपने क्या कर सकते हैं, प्रार्थना सभा, वाद विवाद, विभिन्न जयंतियाँ जो होती है उनको सेलिब्रेट कर सकते हैं, उत्सव एवं पर्व हो गए, अभिनय हो गया, कवि दरबार हो गया, कवि गोष्ठियाँ हो गई, अंताक्षरी हो गई। ये क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए किए जा सकते हैं, जो कि हर कॉलेज स्कूल में टाइम टू टाइम करवाया जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो है लिखित अभिव्यक्ति के विकास हेतु, इसमें आपके निबंध प्रतियोगिता हो गई, सुलेख प्रतियोगिता हो गई, कहानी लेखन प्रतियोगिता हो गई, ठीक है, विवरण लेखन, जो डिस्क्राइब टाइप का जो आपका निबंध होता है उस प्रकार की प्रतियोगिताएं होगी, जिससे क्या होता है बच्चे में जो लिखित अभिव्यक्ति की जो लिखित अभिव्यक्ति में सुधार होता है। तीसरा जो अपना टाइप था सृजनात्मक अभिव्यक्ति के विकास हेतु, इसमें क्या है, विद्यालय पत्रिका, मान लो प्रार्थना सभा के बाद आप जो न्यूज़पेपर जो रीडिंग का काम होता है वो हो सकता है, जिससे क्या है कि उनको लोकली जो क्रिएटिव चीज़ें होती हैं, कोई रिसर्च हुई है या कुछ इनोवेटिव नए, कुछ जो समाज में नई चीज़ें जो बनी हैं उनके बारे में उनको पता चलता है। उनके बारे में उनको सोचने पे वो उनके बारे में सोचते हैं कि अगर इस तरह चीज़ों का निर्माण होता है तो वो हमारे विकास में कैसे सहायक होती हैं। तो इसमें विद्यालय पत्रिका, भित्ति पत्रिका, कक्षा पत्रिका, क्लास में भी अलग से आप न्यूज़पेपर करवा सकते हो, ठीक है। सृजनात्मक लेखन क्लब, ठीक है। उपयुक्त तीनों ही प्रकार की गतिविधियों में यथा आवश्यकता है उपलब्धता सर्वे दृश्य उपकरणों का प्रयोग करते हुए इन्हें रोचक बनाया जा सकता है, ठीक है। अब अभिव्यक्ति के रूप में और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, जिसमें आपका पब्लिक स्पीच हो गई, ठीक है, मौखिक अभिव्यक्ति में पब्लिक स्पीच हो गई, और आपका लेक्चर मेथड हो गया, और डिबेट हो गई, ठीक है। तो अगर अपने फर्स्ट जो बात करें, अगर अपना जो टॉपिक है जिसमें पब्लिक स्पीच, सार्वजनिक भाषण, भाषण क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर किसी विषय से रिलेटेड होता है। भाषण क्या है, राजनीतिक और सामाजिक जीवन की एक प्रमुख प्रक्रिया है। अनेक अवसरों पर राजनेता और समाज के गणमान्य व्यक्ति भाषण देते हैं, ठीक है, जिन्हें सुनने के लिए श्रोताओं की कमी नहीं होती। भाषण
भाषण भाषा का एक प्रमुख संदर्भ माना जाता है क्योंकि इसमें बोलने व सुनने की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। यदि भाषण लिखित रूप में हो और उसे पढ़ा जा रहा है तो यह पठन और लेखन के विकास का माध्यम बन जाता है। भाषण देने वाला व्यक्ति अपनी भाषण कला से श्रोताओं को प्रभावित करता है, परंतु उसमें यह कला तभी विकसित होती है जब उसने भाषण को सुना हो। निरंतर अभ्यास से भाषण की कला में निपुणता आती है, इसलिए भाषाई कौशल के विकास में भाषण को महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि कोई भाषण देता है तो उसका एक निश्चित प्रयोजन होता है। राजनेता लोग अपने पक्ष में मत डालने के लिए उन्हें अपने भाषण द्वारा अपनी कार्य योजनाओं और नीतियों से परिचित कराते हैं। साधु संत और समाज सुधारक समाज की बुराइयों को दूर करने और अच्छाइयों को अपनाने के संदर्भ में भाषण देते हैं। इसी प्रकार एक शिक्षक कक्षा में छात्रों को पाठ्य वस्तु का ज्ञान कराने के लिए भाषण देता है। ठीक है, ये अलग अलग प्रयोजन है जिसके लिए भाषण दिया जाता है। इस प्रकार भाषण सुनने के अनेक अवसर हमें प्राप्त होते हैं। इन अवसरों का लाभ उठाकर हम भाषा के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अनुभवी व्यक्तियों के भाषण सुनकर यह ज्ञान होता है कि अपनी बात को प्रभावशाली रूप से दूसरों के समक्ष किस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है। अब जब हम अलग अलग टाइप के अलग अलग लोगों से भाषण सुनते हैं तब हमें अपनी जो अभिव्यक्ति है वो अपने कभी भाषण देने का मौका मिले तो हम क्या उन सीखी हुई चीज़ों के द्वारा ही अपनी बातों को रखते हैं कि किस प्रकार किस बात को किस प्रकार अपने प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, धीरे धीरे अपने में विकसित होती है। अगर अपने बहुत सारे भाषण सुने हैं तो अपने क्या है कि उसमें निपुणता आती है, ये चीज़ें। ठीक है, अब अपने इस प्रकार भाषण के द्वारा ही भाषाई ज्ञान में वृद्धि होती है। यदि भाषण देने वाला समय अपने भाषण का मूल्यांकन करता है तो वह अपनी भाषण संबंधी कमियों को दूर कर भाषण में और अधिक पारंगत हो जाता है। अतः भाषण को भाषा सीखने का एक ऐसा संदर्भ माना जा सकता है जो विभिन्न अर्थों में भाषा की उपयोगिता को स्पष्ट करता है। भाषण जिसको लक्ष्य करके दिया जा रहा है, यदि वह भाषण के अर्थ को स्पष्ट रूप में समझ रहे हैं तो भाषण को सार्थक माना जाता है और इसी प्रकार का भाषण भाषा विकास में सहायक होता है। अब क्या है कि जिस प्रयोजन से जो भाषण दिया जा रहा है अगर वह उसकी पूर्ति उचित रूप से कर रहा है तो उसको क्या है, सार्थक माना जाता है। अगर बात मान लो चुनावी नीतियों और उनसे रिलेटेड चल रही है तो अगर भाषण उस टॉपिक से रिलेटेड होगा तो ही भाषण को सार्थक मानते हैं। अगर बात किसी टॉपिक की चल रही है और अपने भाषण किसी दूसरी चीज़ पे दे रहे हैं तो वो क्या है कि उस जो उसका प्रयोजन है उसको पूर्ति नहीं करता है। ठीक है, तो ये अपना आज का जो टॉपिक है वो यहीं तक करेंगे। अपने नेक्स्ट जो अपना है लेक्चर मेथड वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।